Hello students, myself Sudhir Kumar, a very warm welcome to this beautiful channel Computer Debate। हम सभी इस लेक्चर में मोर कॉन्सेप्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में हम सभी एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम सभी बात करेंगे सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में देखिए क्या लिखेंगे, लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट एक्सप्रेस द simplest whole number of ratio of atom atoms in a molecule। कहने का मतलब कह रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो किसी भी फॉर्मूले में जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उस नंबर का, क्या जैसे आप लोग किसी दिए गए फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो कोई एक कंपाउंड दिया रहेगा ना, उस कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म ही एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया एक दो एग्जांपल लिया मैंने C6H12O6। ये मेरा कंपाउंड जब ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का ये होता है, ठीक। इसका देखिए, इसका अगर हमको लिखना हो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, देखिए 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 6 6 क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो 6 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तीनों में 6 क्या दिख रहा है, कॉमन। 6 को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ई से एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। 6 6 तीनों से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और भी ऐसे कितने सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप, देखिए और एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक आएगा H2O2 और रहेगा क्या, और कुछ लीजिए C2H8 CH4 से कुछ कॉमन निकलेगा ना, इतना देखिए। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO। देखिएगा इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 बाहर कॉमन निकलेगा और 8, तो CH4। तो ये क्या देख रहे हैं, एक कंपाउंड प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम। उस नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को ही क्या कहते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे 6 कॉमन निकल रहा था, 6 बाहर निकाल दिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 कॉमन निकल रहा था, 2 बाहर निकाल दिए। यहाँ पे और भी 2 कॉमन निकला, 2 बाहर निकाल दिए। ऐसा भी होता है ना क्या कि नंबर ऑफ, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी का क्या होता है, सेम होता है। देखिए अब जरूरी नहीं है कि सर जो 2 कंपाउंड होंगे ना, क्या अगर दोनों सेम कंपाउंड के ही दोनों दिए गए कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होते। देखिए वो किसी रेयर केस में, ऐसे तो लगभग हर एक केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ C6H12O6, इसका नाम ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है। तो एक ही दो अलग अलग मॉलिक्यूल का, दो अलग अलग कंपाउंड का एक ही फॉर्मूला होता है। उस तरीके से आप देख सकते हो, क्या देखिएगा, देखिए क्या बताना चाह रहा हूं। अगर हम ले लें C6H6, क्या होता है, इसका बेंजीन होता है, इसका फॉर्मूला ये बेंजीन का। ये ले लेते हैं C2H2, ये किसका होता है, एसिटिलीन का होता है। ये किसका होता है, एसिटिलीन का होता है। अब अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखे, ये तो हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट प्रेजेंट है वो लिखा हुआ है। अगर हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का, क्या इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें इस बेंजीन का, तो क्या लिखेंगे, दोनों में क्या दिख रहा है, 6 6 कॉमन दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH। देखिए हमने एक कंपाउंड लिया था क्या, बेंजीन, और एक लिया था एसिटिलीन, तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम आया। तो ऐसा नहीं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, एम्पिरिकल फॉर्मूला दो अलग अलग कंपाउंड का
सेम हो सकता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहने का मतलब बस इतना होता है कि दिए गए मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है होप्स? हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात हम लोग किसके बारे में करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में लिखेंगे इट एक्सप्रेस मतलब बताना। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स it express the actual number of atoms present in a molecule। एक किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एक्चुअल में, वास्तविक में, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लेना। अगर जितने एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है अगर आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। और अगर जितने सारे एटम है ठीक उसी को लिख दोगे। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं आप सीधे उसी को लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ये बताता हूँ क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एग्जांपल से समझे तो क्या कैसे लिखेंगे सर? तो ये देखिए एग्जांपल से समझे तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे? C6H12O6 C6H12O6। अब देखिएगा ध्यान से। अभी इसका थोड़ा देर पहले मैंने बताया था नाम क्या है? इसको ग्लूकोज भी कहते हैं हम सभी, और इसी का नाम फ्रक्टोज भी होता है। दोनों नाम से जानते हैं इसको। इसमें हमने क्या एटम के नंबर ऑफ एटम का सिंपल फॉर्म लिया? नहीं, जो नंबर ऑफ एक्चुअल एटम है कि कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, इसको क्या बोलते हैं लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने से पहले जो कंपाउंड हम लोग लिख रहे थे, देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और उसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिया। तो ये सब क्या है? ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मेरा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। होप सो क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन होता है। अब सवाल में तो नहीं आपसे पूछेगा जेईई और नीट के सवाल में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। वहां तो आएंगे परसेंटेज कंपोजिशन दे देती, कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन इतने परसेंट के हैं, हाइड्रोजन का इतना परसेंट कंपोजिशन है, ऑक्सीजन का इतना परसेंट कंपोजिशन है, अगर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इतना है तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन है नहीं, एक ही तरह के सवाल आता है। हम आपको एक तरह का सवाल कराएंगे वो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक आप रिलेशन याद रखिएगा, एक रिलेशन एन करके होता है, आप याद रखेंगे ऐसे होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो एन टाइम्स क्या होता है? एन टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। क्या बोल लिख रहा है? ध्यान देखिएगा, हमने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के एन टाइम्स होता है। क्या कहना चाह रहे थे? देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O। मतलब अगर यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 और हो जाएगा CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C6H12O6। फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो नंबर हम लोग सिंपलेस्ट कॉमन निकालते हैं उसका गुना कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में। अगर सपोज अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो, आप बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ तो क्या करेंगे? अगर हमको पता है कि वो कौन सा नंबर से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखे थे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हर नंबर ऑफ एटम में, तो क्या आ जाएगा? मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब बात है कि सर अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया रहेगा तब n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये तो समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा n टाइम्स होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला के। और अगर हमको बोले कि सर सपोज कि आप हमको ये दे दिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा, कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा, कैसे चलेगा? क्योंकि आपने तो कहा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, तो हमको n पता रहेगा तभी तो पता चलेगा किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो हम जो मन करेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं? n निकालने का तरीका होता है। क्या होता है? n निकालने का तरीका देखिए क्या होता है।
जब कभी अगर आपको एन कैलकुलेट करना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला के कितने गुना बड़ा है या फिर कितने टाइम्स है, तो ये निकालने के लिए अगर एन आपको निकालना है, क्या निकालना है, एन का वैल्यू, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसको इधर भेज दिया ना, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे इसका सम करके, जैसे आप निकालने के लिए सिखाए हैं पहले के लेक्चर में, और दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एन। पता चल जाएगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कितने टाइम्स है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। तो यही एक कॉन्सेप्ट लगता है जिससे आप हर एक सवाल को बना सकते हैं। ये बातें, ये क्या होता है वो समझाए आप, और क्या कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो यही दो फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को लगा के एन निकाल लेंगे, उसमें एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो उस एक नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। यहाँ से वेट भी पूछ सकता है, एन दे दे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे दे, एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट बताइए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो आप लोग इसे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आपको इस पे एक सवाल करा के आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग इस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम करते हैं। आपको जब भी प्रॉब्लम आए जेई और नीट के, जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड कोई सवाल है और उसमें किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, कोई एक कंपाउंड में कार्बन का इतना परसेंट है, हाइड्रोजन का इतना परसेंट है, ऑक्सीजन का इतना परसेंट है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आपको सिंपली इस तरीके का टेबल डालना है। पहला टेबल में क्या कौन कौन से एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, कितना कितना परसेंट उसका दिया हुआ है, एटॉमिक वेट क्या क्या होता है, जो एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है उसका, फिर दोनों का रेशियो, दोनों का फिर डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कोई एक कंपाउंड दे रखा है हमारा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। कार्बन की किसमें परसेंटेज कितना है, 40.6%, क्या है 40.6%। हाइड्रोजन का कितना है 5%, ऑक्सीजन का कितना है 54.5%। इतना कंपोजिशन में है। तो पहले जो परसेंटेज वाइज वेट था इतना, मतलब मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में 100 ग्राम पूरा कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन कितने का है 100 ग्राम का है, उसमें 40.6 ग्राम क्या है कार्बन है, 5 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है, 54.5 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे कैसे निकालते हैं हम। हमसे पूछा क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 118 ग्राम है, क्या है 118 ग्राम है, तब बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हमको मॉलिक्यूलर वेट दे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, हमको वो एन निकालना चलेगा। एन निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, एन निकालने से पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 सर। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। दोनों का क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे, परसेंटेज ऊपर और नीचे एटॉमिक वेट। तो 40.6/12, 5/1 और फिर 54.5/16 ऐसा। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है। ये अप्रॉक्स कितना आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट लेके भी चल सकते हैं आप। 12 के 36, फिर 4 46 और 12 के 36, दैट मीन 3.3 आएगा ना समथिंग। कितना आ जाएगा 3.3 के आसपास आ जाएगा। ये तो 5 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। और ये कितना आ जाएगा 16 के 48 और फिर 6 और 5 65, 16 25 80 हो जाता ना। दोनों की भी कितना आ जाएगा 16 3 48 और 6 और 5 65, 16 चौके 64, मतलब 3.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.4। क्या किया, पहले एक टेबल बनाया, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, कितना कितना परसेंट वो इन्वॉल्व है, उसका एटॉमिक वेट ले लिया, फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया। जो रेशियो निकल के आया ना, जो रेशियो, इसमें जो सबसे छोटा होगा, इसमें जो सबसे छोटा होगा उनको सबसे डिवाइड कर देने का। जो इसमें सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन है 3.3 से
सबको डिवाइड कर दीजिए 3.3 से 3.3 से और 3.3 से। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अप्रॉक्स देखा जाए तो 3 से डबल ना, नहीं डबल तो 6 जाता है, 1.5 मान के चलेंगे। अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स मान के चलिए कितना आ जाएगा इसका 1.5। और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3.3, अप्रॉक्स मान लीजिए 1 आ जाएगा। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 1। 3.3 को डिवाइड करें 3.4 से, तो लगभग 1 के बराबर है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें सर, ये जो डेसिमल अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद भी डेसिमल में, इसको डेसिमल से हटाए क्या लिखेंगे, इसको 3/2 लिखेंगे, 1.5 को हाफ को। देखिए सब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रखा है 1 3/2 और इसको आप होल नंबर के फॉर्म में लाने के लिए क्या बताते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर, ये फ्रैक्शन है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ऐसा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, सब में करना पड़ेगा नहीं, अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमने ऐसा किया, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बन गया 3, और ये भी बन गया 2। ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2 सिंपलेस्ट नंबर में प्रेजेंट है। ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये क्या निकाल है सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटा रेशियो जो उसमें उस मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सबसे छोटे रेशियो में जो प्रेजेंट है वो मैंने निकाला। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तो बोला कार्बन के, तो ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो को क्या देता है, इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। क्या देता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, हाँ क्या सर, C2, C के 2 एटम है, H के 3 एटम है और O के भी 2 एटम है। ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो टर्म हो गया, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले n की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। n निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब कंपाउंड का, जो एक्चुअल कंपाउंड बताओ ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट, इससे क्या निकलता है n निकल जाता है। तो ये दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्चुअल कंपाउंड है, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया हुआ है कितना 118। ठीक है, और इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे 2 × 12 प्लस 3 प्लस 16 दूनी 32, ये हो जाएगा ना, कितना है 32 3 35 10 45 2 47, कितना आ गया 32, सही किया ना, सॉरी 12 दूनी 24 हो जाएगा ना, हम 12 ही जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 24, 16 दूनी 32, तो 32 3 35 और 4 39 और 20 69 ना, 39 और 20 59, देख लीजिएगा ना, और 32 24 और 3 4 3 7 2 9 और 5 59, सही किया था। ठीक है, 59 आ गया, कितना आ गया 59 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ बोलो 59 दूनी 118 होता है ना, 4 दूनी 120 से, 59 दूनी 118 से, n का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 2। पीछे मैंने एक थोड़ी देर पहले मैंने एक और लेसन लिखा था, क्या थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो n टाइम्स होता है किसके, इंपेरिकल फॉर्मूला के। n का वैल्यू कितना है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C2H3O2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा C4H6O4। क्या निकल गया मेरा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। तो आपको जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो या फिर n का वैल्यू निकालना हो, आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, कभी भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगा। आप इस स्टेप से चलते हो तब क्लियर एंड कट है, सब कुछ समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सवाल चाहे जितना भी ट्विस्ट करे, काम तो यही करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लाएंगे, यही करना पड़ेगा, तो आप सीधे सीधे इसके फॉर्मूले निकाल सकते हो। हम लोग आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म के बारे में, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। अभी तक हम लोग समझे क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तुम काफी आसानी से हम लोग सीख लिए। अब बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म से पहले सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमको क्या देखने को मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
एक कोई सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या दिखेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देखने को मिलता है। सॉल्यूट क्या होता है, वह पार्टिकल होते हैं जो उस सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, घुलते हैं। जो घुलने वाले होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। आज हम लोग इसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितना है। इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। कंसंट्रेशन कहने का मतलब सिंपली ये होता है कि दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितना है, कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हमने डिजॉल्व कर रखा है तो सॉल्यूशन बना है। तो आपको पता है कि जो सॉल्यूशन बनता है हमारा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है। सॉल्यूट वो जो हम लोग जिसको घोलते हैं, आप पानी में से घोलते हैं, चीनी सॉल्यूट हो गया, चीनी और 5 शरबत पीते हैं ना, तो चीनी और पानी का जब आप शरबत बना रहे थे तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, ये सब क्लियर होगा आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, पहले अपने कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। पहला मेरा कंसंट्रेशन है परसेंटेज वेट बाय वेट, पहला टर्म है ये मेरा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कभी भी आपको किसी सवाल में परसेंटेज वेट बाय वेट पूछे तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का वेट घुल रखा है और पूरे सॉल्यूशन का कितना वेट है, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। अगर कहीं परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहता है उसका क्या मतलब समझते हैं, मतलब मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, x% ऑफ H2SO4, x% ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में हमने डिजॉल्व किया इसको। ठीक, या फिर सिर्फ इतना ही लिखा है x% ऑफ, या फिर x% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, तब समझेंगे क्या लिखा हुआ है, x% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 इस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में इतना परसेंट H2SO4 को हमने डिजॉल्व किया। क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे, कह रहा है कि x ग्राम, क्या x ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखिए समझना बहुत जरूरी है, आपको डायरेक्ट कभी सवाल में नहीं पूछता है परसेंटेज वेट बाय वेट निकालो, आपको एक परसेंटेज वेट बाय वेट पूछकर मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, ये देकर आपको मोलरिटी पूछ सकता है, मोलरिटी पूछ सकता है, मतलब डायरेक्ट सवाल कहीं नहीं बनता, वो घुमाएगा फिराएगा, 2-3 कंसंट्रेशन टर्म को आपस में घुमा फिरा कर पूछेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज वेट बाय वेट देने का क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि अगर x% W/W बोल रहा है तो कहने का मतलब x ग्राम सॉल्यूट है, जितना परसेंट वेट बाय वेट कर रहा है मतलब उतना परसेंट क्या है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। जब भी आपको x% W/W दिया है तो क्या समझेंगे, x ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसको तो हम ध्यान से नोट कर लेंगे, स्टार देके लिख लेंगे ताकि आपको रिवीजन करते समय याद रहे कि इस बात को कैसे रीड करते हैं। देखिए थोड़े से पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि मैंने क्या लिखा उस पर एक छोटा सा सवाल कराते हैं कि वेट ऑफ यूरिया इज 90 ग्राम सोल्यूशन इज 9 ग्राम। कह रहा है कि 90 ग्राम सोल्यूशन में यूरिया का वेट, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट में बताइएगा। हम आपको एक क्या कह रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था यूरिया का फॉर्मूला। कह रहा है कि 90 ग्राम सोल्यूशन में यूरिया का वेट कितना है, 9 ग्राम है। तो क्या निकाली, परसेंटेज वेट बाय वेट निकाली। तो हमने कहा था कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए सर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखना पड़ता है वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखना पड़ता है ऊपर, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखना पड़ता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकाले तो क्या करेंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जो कि 90 ग्राम का है,
जिसमें यूरिया का वेट कितना है 9 ग्राम है। एक सॉल्यूशन है 90 ग्राम का, सॉल्यूशन का पूरा वेट दिया हुआ है। वेट ऑफ यूरिया इन इज नहीं, इन लिख दीजिए, इन 90 ग्राम सॉल्यूशन इज 9 ग्राम। 90 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम यूरिया का वेट है। ठीक है, तो क्या बोला, वेट ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब कितना, 9 ग्राम है ना यूरिया उसमें, और सॉल्यूशन का 90, 1/100 करेंगे ना, इंटू 100। यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 0 खत्म, मतलब कितना आ गया 10% उसका वेट बाय वेट है किसका, यूरिया का। मतलब पूरे सॉल्यूशन में 10% क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं। चलो हम लोग आगे बात करते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म पे। आइए हम लोग पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंट, अब पढ़ते हैं वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये निकालने का क्या तरीका होता है, निकालते कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकाले तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा लिखा रहता है कि परसेंटेज, ऐसे लिख लेते हैं परसेंटेज एक्स W/V, कुछ भी H2SO4 लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब होता है कि x ग्राम सॉल्यूट, तो x ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। रीड करने आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है समझ में आना चाहिए, नहीं कि हम रट के गए थे। परसेंटेज W/V जो होता है सर, ऊपर सॉल्यूट का वेट ग्राम में, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में, और डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे। अब वहां पे परसेंटेज लिख के आ गया, समझ में नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे तो नहीं कहीं वेट दिया हुआ है, नहीं वॉल्यूम दिया हुआ है, सोच रहे। तो मतलब समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज W/V का कहने का क्या मतलब होता है। अगर ये मतलब समझेंगे नहीं तो वहां पे जाके कुछ से कुछ करके आ जाएंगे। अब किसी को खटकेगा नहीं कि करना क्या है, तो फिर क्या करके आएंगे। तो ये सब बात खटकना चाहिए कि आखिर क्या क्या रहा है। अगला है अच्छा एक और बात, कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। सवाल पूछ के बोल रहा है कि इन सारे कंसंट्रेशन टर्म में बताइए कि कौन टेम्परेचर के डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर से इनडिपेंडेंट है। 4 ऑप्शन में कोई पूछ देगा कि इसमें कौन नहीं है, तो कैसे आके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन नहीं है। क्या देखिएगा, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आ जाए ना, जिसमें जिसके कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम की बात आ जाए, वॉल्यूम की बात अगर करेंगे तो उसमें कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें वॉल्यूम की बात ना आए तो बोलेंगे टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को अगर पता करना हो कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है, इसको निकालने के लिए पता करेंगे कि उसमें क्या उस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम वाला टर्म आता है क्या। अगर वॉल्यूम वाले टर्म आते हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आता है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। परसेंटेज वेट बाय वेट में वेट बाय वेट दोनों तो वेट ही है, इसमें क्या है वॉल्यूम का टर्म नहीं है, मतलब वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और सेकंड टर्म की बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का टर्म आ गया। तो अगर ये इसकी बात है तो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद रखने का तरीका। अब इसमें भी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसमें भी क्या आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है, इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, कहने का मतलब ये भी क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर इसको निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब समझ गए कैसे रीड करते हैं, क्या मतलब होता है। यहाँ पे लिखा है तो पढ़ेंगे, अगर x परसेंट V/V तो x ग्राम पढ़ेंगे, जो भी सॉल्यूट है उसका, जो भी सॉल्यूट दिया रहेगा, प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, क्या पढ़ेंगे 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में ये प्रेजेंट है। रीड करने आना चाहिए, क्या लिखना है वो समझ में आना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल सीधे सीधे कभी नहीं पूछता सवाल। याद रखिएगा। अब बात करें मोल फ्रैक्शन का, ये मोल फ्रैक्शन एक्चुअली मोल्स का ही रेशियो होता है। अगर सॉल्यूट का मोल्स निकालना है तो सॉल्यूट का मोल्स ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसका, मोल्स का, ये सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का दोनों का सम,
ठीक है। सपोज कर लो कि सॉल्यूट को हम सभी ए से लिख देते हैं, सॉरी ए से सॉल्वेंट को सही होता है, बी से सॉल्यूट को लिख देते हैं और सॉल्वेंट को हम सभी ए से लिख देते हैं, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको मोल को क्या बोला, मोल फ्रैक्शन बताइए किसका, सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन पूछा किसका, सॉल्यूट का। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूट का मोल ऊपर और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उस सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट प्लस इसका। अगर हमसे बोले कि मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर हमसे बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का बताओ मोल फ्रैक्शन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल को, एन से मोल नंबर ऑफ मोल बता रहे हैं, उसके मोल्स को ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। देखिए आगे बात करते हैं मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स present in 1 kg of solvent, 1 kg of present in 1 kg solution, और 1 kg solution में 1 kg solution सॉल्वेंट लेते हैं ना यहाँ पे, सॉल्यूशन पर केजी सॉल्वेंट होता है सर, सॉल्वेंट का लेते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं केजी में। मोलैलिटी को हम सभी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को हम सभी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट किसमें लेंगे, सॉल्वेंट का वेट किसमें लेंगे, केजी में लेंगे, ठीक है। अगला टर्म है मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी तक जितने सारे सॉल्यूशन ले लेते हैं वहां पे सब डिवाइजन में वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और सब जगह ग्राम में ले लेते हैं, यहाँ पे केजी में लेते हैं। ये सब बातें ध्यान देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में हम भी सॉल्यूशन लिख देते तो वो गलतियां हो जाती है। इसको ध्यान देना है कि जो मोलैलिटी होता है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें सॉल्वेंट की बात चलती है, सॉल्यूशन की बात नहीं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगी किसमें, केजी में लेना है। ग्राम में रहेगा तो उसको पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और मोल्स का सॉल्यूट का मोल्स निकाल लेंगे, अगर हमको मोलैलिटी निकालना है तो, मोलैलिटी निकालना हो तो क्या होता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, 1 liter of solution। 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोलैलिटी को हम सभी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से। क्या फॉर्मूला बना के लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। यहां तक क्लियर है? होप सो सारे कंसंट्रेशन का वो क्या है, मैंने बोला एक बार टेम्परेचर डिपेंडेंट बताना होता है, क्या है मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम आया, इसमें वॉल्यूम नहीं आया, तो ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम वाले टर्म आएंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, नहीं आएंगे तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगले लेक्चर में हम सभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभी जितने भी अभी तक पीवाईक्यू आए हैं नीट और जेईई में, उसका एक सेशन रखेंगे 1 घंटे का, जिसमें जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यू है वो हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। और जितने सारे हमने इस सीरीज के दौरान जितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस सबको अप्लाई करके देखेंगे कि जो हमारा पीवाईक्यू है उसे भी हम लोग कितनी आसानी से डील कर सकते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर और क्लिस्टर है तो। अगर आपको ये मोल कॉन्सेप्ट का सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहे।